हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था। इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया था हमने। पहली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ी थी हमने, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, अभी नेक्स्ट सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कौन सा है? सोविंग। सोविंग मीन्स हिंदी में जैसे हम बोलते हैं फसल की बुआई, है ना, बीजों को डालना, सीड्स को डालना क्रॉप फील्ड में, सॉइल में। स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स इन द क्रॉप फील्ड और इन द सॉइल इज नोन एज सोविंग, है ना। सोविंग में परफेक्शन के लिए सीड्स की क्वालिटी का होना, प्रॉपर क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि फार्मर सीड्स लेके आया है और उसे पता कैसे चलेगा कि ये सीड्स की क्वालिटी अच्छी है? ओके, सो हाउ ही विल सेलेक्ट द सीड्स? सिलेक्शन ऑफ सीड्स और इनफैक्ट सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, है ना। तो इसका सिंपल सा एक मेथड है, सीड्स को एक बड़े से वाटर के कंटेनर में डाल दिया जाता है। तो जो सीड्स अच्छे हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो सीड्स खराब हैं वो फ्लोट होके ऊपर आ जाते हैं। व्हाई इट इज़ लाइक दिस? जिन सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है उनका वेट कम होता है, उनकी डेंसिटी कम होती है। वेट और डेंसिटी क्यों कम है? क्योंकि वो अंदर से होलो हैं, अंदर से खोखले हैं। अभी ऐसा क्यों है? हो सकता है कि सीड्स में उस पर्टिकुलर जिस प्लांट से वो सीड्स लिए गए उसमें किसी तरह का कोई डिजीज़ रहा हो, माइक्रोबियल अटैक हुआ हो, जिसकी वजह से सीड्स के सेंट्रल पार्ट में डीकम्पोजिशन हो जाता है और वो होलो हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली उनको एक बड़े से कंटेनर में जिसमें वाटर है उसमें डाल दिया जाता है। तो ख़राब क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो फ्लोट होके ऊपर आ जाते हैं और गुड क्वालिटी सीड्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो सीड्स का सिलेक्शन हो गया। ओके, अभी सोइंग कैसे किया जाएगा? देखिए, सोइंग करने के दो तरीके हैं। या तो सोइंग मैनुअली हो सकता है, मैनुअली मीन्स विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। एक बड़ा सा कैरी बैग लिया जाता है, फार्मर उसको होल्ड करता है बैक पे और सीड्स को लेके स्प्रेड करता जाता है। सो मैनुअल स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। इस मेथड को मैनुअली जो किया जाता है उसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। तो जनरली ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक, मैनुअली सोइंग ऑफ सीड्स कौन यूज़ करता है? छोटा फार्मर, है ना। फार्मर छोटा है, उसका क्रॉप फील्ड भी छोटा है, तो वो मैनुअली ये वर्क कर सकता है। बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, सो जनरली वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। बट इफ फार्मर इज़ वेल इक्विप्ड और क्रॉप फील्ड उसका बहुत बड़ा है ना, सो टाइम और लेबर को बचाने के लिए मैनुअल प्रोसेस यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैनुअली जब ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है तो उसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं, है ना। मॉडर्न मेथड्स में बाद में आते हैं हम। ट्रेडिशनल टूल में देयर इज़ अ फनल विच इज़ यूज्ड फॉर सोइंग, है ना। सो ऐसा फनल के शेप का होता है, नीचे एक लॉन्ग पाइप होता है, फिर एक होलो हॉरिजॉन्टल पाइप होता है और इस पाइप में इक्वल डिस्टेंस पे होल्स होते हैं। ठीक है,
और इस फनल को प्लो के साथ अटैच कर दिया जाता है। प्लो हल के साथ लगा दिया जाता है। तो जैसे जैसे कार्ट आगे बढ़ता जाता है, फ्लो के साथ ये फनल भी आगे आगे बढ़ता जाता है और यहाँ से सीड्स को डाला जाता है। ठीक है, सो ये सीड्स अल्टीमेटली यहाँ आएंगे, इस हॉरिजॉन्टल पाइप में आएंगे और इन होल से बाहर निकलते जाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पे इनका सोइंग होता जाएगा। सो ट्रेडिशनल टूल्स में ये फनल सबसे कॉमन टूल है जो यूज किया जाता है। ओके, मॉडर्न मेथड्स में अगर फार्मर वेल इक्विप्ड है, ठीक है, काफ़ी पैसा है उसके पास, क्रॉप फील्ड बहुत बड़ा है, सो टू सेव लेबर एंड टाइम, है ना, वो टूल्स यूज करता है लाइक सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल ट्रैक्टर से अटैच कर दिया जाता है, बट ऑब्वियसली ट्रैक्टर सारे फार्मर के पास तो होगा नहीं, जो बहुत वेल इक्विप्ड फार्मर है और जिसका क्रॉप फील्ड बहुत बड़ा है उनके पास होता है। ठीक है, सीड ड्रिल कुछ ऐसा होता है, नीचे हुक्स होते हैं लाइक समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे एक होलो पाइप है जस्ट लाइक दिस फनल ओनली, है ना, और यहाँ पे सीड्स को रख दिया जाता है और इस पार्ट को ट्रैक्टर से अटैच कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करता जाता है क्रॉप फील्ड में, सीड ड्रिल भी मूव करता जाता है और इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स का सोइंग होता रहता है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड्स का ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, जब वो जर्मिनेट होंगे सो देयर रूट्स विल गेट एंटेंगल्ड, एक दूसरे में उनकी रूट्स उलझ जाएंगी, दे विल फाइट फॉर स्पेस, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सो अल्टीमेटली प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो सीड्स के बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सोइंग में ये प्रोसेस दोनों ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न मेथड्स ये यूज किए जाते हैं। नाउ द थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज एडिंग manure and fertilizers. Okay, so addition of manure and fertilizer. Why the adding of manure and fertilizer is required? क्यों ज़रूरत है हमें? Manures and fertilizers provides nutrient to the soil. Soil को nutrition provide करते हैं। अब सॉइल में अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो बट ऑब्वियसली प्लांट्स में भी अच्छा न्यूट्रिशन आएगा, प्लांट्स हेल्दी होंगे तो क्रॉप बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना ज़रूरी है। सेकंड थिंग, अगर किसी क्रॉप फील्ड में बार बार प्लांट्स को उगाया जा रहा है ना, बार बार उनका हार्वेस्टिंग हो रहा है, बार बार सोइंग हो रहा है, तो वो प्लांट्स उस सॉइल से बार बार न्यूट्रिशन लेते रहते हैं ग्रो होने के लिए, प्रॉपरली ग्रो होने के लिए। सो अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में। अब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जब हो गई तो प्लांट्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे और प्लांट्स भी हेल्दी नहीं होंगे, है ना, तो क्रॉप फेलियर भी हो सकता है। इसीलिए टाइमली बेसिस पे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करने पड़ते हैं, है ना। सो बेसिकली both of them provides nutrition to the plant. Okay, now what is the difference between manure and fertilizer? बहुत important topic है, इसमें क्वेश्चन बनता है every now and then, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंस बिटवीन manure and fertilizer. First thing, manure is organic.
ओके, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट का यूज़ किया जाता है ना। कैसे बनाए जाते हैं ये आप लोग जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, एक बहुत बड़ा सा पिट बनाया जाता है क्रॉप फील्ड में ही, और उसमें सारा प्लांट और एनिमल वेस्ट ऐड कर दिया जाता है, लाइक काउ डंग, डेड लीव्स, ब्रांचेस, और उसको कवर कर दिया जाता है फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज, राइट। अब क्या होगा, जब उसको कवर कर दिया तभी उसमें माइक्रोबियल अटैक होगा, है ना, और डीकम्पोजिशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे डीकम्पोजिशन होगा उसमें ह्यूमस और ज़्यादा बढ़ने लगेगा और न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगेंगे, है ना। और कुछ मंथ्स के बाद या कुछ वीक्स के बाद उसको ओपन करके मैन्योर निकाल के उसको यूज़ कर लिया जाता है। सो इट इज़ ऑर्गेनिक, नेचुरल है, प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है। सो इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं। कंपोस्टिंग में मैन्योर जल्दी बनाना है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को बढ़ा के ऐसा किया जा सकता है। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसी पिट में थोड़े से अर्थवॉर्म्स डाल दिए जाते हैं और उसको कवर कर दिया जाता है। सो अर्थवॉर्म रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को बढ़ा देते हैं, मैन्योर जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। तो उस कंपोस्टिंग को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मैन्योर इज ऑर्गेनिक, prepared from plant and animal waste. Fertilizers are inorganic. It means chemicals से बनाए जाते हैं। केमिकल्स यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। ओके, अब क्योंकि मैन्योर ऑर्गेनिक है तो इसको बनाने के लिए कुछ अलग से किसी जगह की जरूरत नहीं है। दे आर प्रिपेयर्ड इन क्रॉप फील्ड्स ओनली। ओके, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये केमिकल से बनाए जाते हैं, इनको कहाँ पे बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ओके, सो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। मैन्योर ह्यूमस प्रोड्यूस करता है, अभी डिस्कस किया हमने, प्रोड्यूसेस ह्यूमस, है ना। फर्टिलाइजर डज नॉट, ये ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि इसको तो खुद को प्रोड्यूस किया जा रहा है फैक्ट्री में, राइट। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन्योर आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या अभी समझाता हूं। वाइल फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है, मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, यानी कोई फिक्स्ड टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इससे। मैन्योर जब प्रोड्यूस हो जाता है तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, बट थोड़ी क्वांटिटी में, लिटिल अमाउंट। ओके, तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो कि फार्मर ने अपने क्रॉप फील्ड की सॉइल का टेस्ट करवाया और उसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं है कि मैन्योर से सिर्फ पोटेशियम मिलेगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी उसे मिलेंगे मैन्योर यूज़ करने पे, और पोटेशियम की भी स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी। बट फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। सॉइल में जिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है वही वाला फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। मान लो कोई फार्मर है, उसने अपनी क्रॉप फील्ड की सॉइल का टेस्ट करवाया और उसमें उसे पता चला कि NPK की डेफिशिएंसी है। NPK एक फर्टिलाइज़र है जिसमें ये न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो उसे पता चला कि इसकी डेफिशिएंसी है, तो वो मार्केट से यही वाला फर्टिलाइज़र लेके आएगा और इसको ऐड करेगा, है ना। तो फर्टिलाइज़र का ये एडवांटेज है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, तो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है वही वाला फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, क्रॉप का मैच्योरेशन का जो टाइम है वो
शॉर्ट हो जाता है, क्रॉप जल्दी ग्रो हो जाती है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। मैन्योर में ऐसा नहीं है। मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिले हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, तो क्रॉप का ग्रोइंग जो है वो नॉर्मल होता है, जल्दी फास्ट नहीं होता है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो सकती है। सॉइल अगर में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गए एक लिमिट से ज़्यादा तो लैंड बैरन हो सकता है ना, और अनफर्टाइल हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली प्लांट्स पे इफ़ेक्ट आएगा। प्लांट्स की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाएगी, टॉक्सिक हो सकते हैं प्लांट्स और खाने वाले को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स का एडवांटेज तभी है जब इसको फार्मर जुडिशली यूज़ करे। जुडिशली यूज़ करे मतलब समझदारी से यूज़ करे। जितना फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही फर्टिलाइज़र ऐड किया जाए। ओके, एट द सेम टाइम मैन्योर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इससे प्रोड्यूस होने वाली क्रॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना, बट इसमें थोड़ा सा क्रॉप में ग्रोइंग में उसके मैचुरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ये टॉपिक भी अलग से हमारी बुक में दिया हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैन्योर के क्या एडवांटेज हैं। देखो, मैन्योर का सबसे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, सबसे पहला एडवांटेज, इट इम्प्रूव्स water holding capacity of soil। सॉइल की वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, तो सॉइल बहुत अच्छे से वाटर को होल्ड कर पाता है। अब सॉइल जब बहुत अच्छे से वाटर को होल्ड कर पाएगा तो प्लांट को प्रॉपर वाटर मिलेगा। प्लांट को प्रॉपर वाटर मिलेगा तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो होगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है मैन्योर यूज करने का। इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, है ना, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है। इट मीन्स सॉइल के जो ग्रेन्स होते हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। ओके, इट मेक्स सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस कर देता है, सॉइल के ग्रेन्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर देता है। तो अगर स्पेस प्रॉपरली क्रिएट हो गया तो सनलाइट भी प्रॉपर जाएगी, वाटर भी प्रॉपर जाएगा और एयर का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्लांट्स को बहुत अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओके, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ह्यूमस इन सॉइल। तो सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्रॉप प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस होगा। ओके, और नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, irrigation। Irrigation means supplying water to the crops. So the fourth agricultural practice is irrigation, जिसे हिंदी में हम सिंचाई बोलते हैं, पानी का डाला जाना। ओके, सो गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स ऑन टाइमली बेसिस, टाइम टू टाइम वाटर का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। किस क्रॉप को कितना पानी दिया जाना है ये क्रॉप पे डिपेंड करता है ना।
अगर खरीफ सीज़न का क्रॉप है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए जनरली उसको मानसून सीज़न में ग्रो किया जाता है ना। रबी सीज़न का क्रॉप है तो उसको पानी बहुत ना बहुत ज़्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए, राइट। सो इरिगेशन इज सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स ऑन टाइमली बेसिस। इरिगेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारी बॉडी का 70 से लेके 75% वाटर का बना है, प्लांट्स की बॉडी में तो 90%, इनफैक्ट 95% तक भी पानी हो सकता है। ओके, सो यू कैन सी वाटर का इतना ज़्यादा परसेंटेज है। सो वाटर पे प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए इरिगेशन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अभी इरिगेशन के लिए वाटर मिलता कहाँ से है? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। What are the different sources of irrigation? कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स। ओके, सो ऑल दीज आर फ्रेश वाटर सोर्सेज, और इरिगेशन के लिए सिर्फ हम फ्रेश वाटर ही यूज़ कर सकते हैं, सलाइन वाटर यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए सी वाटर यूज़ नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा उसमें सैलिनिटी होती है, क्रॉप्स प्रॉपर ग्रो नहीं होती हैं, ठीक है। कैनल्स, डैम्स, ओके, एटसेट्रा, ऑल दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अभी ये जो सोर्सेज हैं इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सोर्सेज तो कॉमन ही रहते हैं बट मेथड्स चेंज हो जाते हैं, है ना। सो इनफैक्ट टाइप ऑफ इरिगेशन जिसमें ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेथड्स of irrigation and modern methods of irrigation. Okay, traditional methods of irrigation में कैटल और ह्यूमन लेबर ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कैटल्स को यूज़ किया जाता है या ह्यूमंस को यूज़ किया जाता है लेबरस वर्क के लिए। मॉडर्न मेथड्स में मशीन्स और टूल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मॉडर्न टूल्स का। ओके, ट्रेडिशनल मेथड्स में पहला है मोट। ये ट्रेडिशनल नेम है जिसे हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। देन देयर इज चेन पंप। पुली सिस्टम में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, स्पेशली इन विलेजेस वेल्स होते हैं, वेल्स के ऊपर यहाँ पे पुली लगा होता है, ठीक है। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड्स में पहला है मोट। मोट में क्या किया जाता है, ये सिस्टम आपने विलेजेस में देखा होगा कि पुली की हेल्प से वेल से वाटर को ड्रैग किया जाता है बकेट्स लगा के। सो दिस इज मोट, ओके। चेन पंप में ये सेम वर्क पंप्स की हेल्प से किया जाता है, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है, पंप्स लगा के वाटर को ड्रैग किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड इज डेकली, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, यू कैन सी यहाँ पे वेल है
और उसके ऊपर यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इसको यहाँ पे इस हुक से फिक्स कर दिया है, ठीक है। कोई भी ट्री ट्रंक का ये हुक बना दिया जाता है और एक एंड पे स्टोन लगा दिया गया है, ठीक है। तो जब इस स्टोन को नीचे किया जाता है तो वाटर यहाँ से ड्रैग हो जाता है वेल में से, और इसको जब छोड़ा जाता है वापस से ये ऊपर जाता है तो ये बकेट नीचे चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है। द लास्ट वन इज़ राहत, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिवर सिस्टम, ठीक है। सो वेल से वाटर को ड्रैग करने के लिए कैटल्स का यूज़ किया जाता है। एक लिवर सिस्टम बना दिया जाता है, उसके चारों तरफ जब कैटल घूमते हैं, है ना, किसी बैल को बांध दिया जाता है, तो जब वो घूमते हैं चारों तरफ तो वेल से वाटर ड्रैग हो जाता है, विच इज़ नोन एज राहत। ओके, modern methods of irrigations generally uses machines, ज़्यादा से ज़्यादा machines का यूज़ होता है so that cattle और human labor reduces, ठीक है। so cattle और human labor कम हो जाती है। so जो वेल इक्विप्ड फार्मर्स होते हैं जनरली मशीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी उसमें पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये देखिए वेल है, वेल के ऊपर यहाँ पे पंप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पंप, यहाँ से वाटर को ड्रैग किया जाता है और ये दो हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसमें वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन हॉरिजॉन्टल पाइप्स पे ये वर्टिकली दो पाइप्स लगे हैं, यहाँ पे देखिए आप, परपेंडिकुलर पाइप्स लगा दिए जाते हैं जिनके ऊपर नोजल लगाया जाता है, और जैसे ही पंप ऑन होता है नोजल से वाटर स्प्रिंकल होना स्टार्ट हो जाता है प्लांट्स के ऊपर। अभी इस मेथड का एडवांटेज क्या है? जब वाटर स्प्रिंकल होता है ना तो वाटर का वेस्टेज नहीं होता है ना। सो दिस मेथड मिनिमाइजेस द वेस्टेज ऑफ वाटर, है ना, वाटर मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाता है। और ये मेथड सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर बहुत कम होल्ड होता है, तो जब वाटर स्प्रिंकल होता है तो सॉइल उसको अच्छे से होल्ड कर पाता है, ठीक है। सो बहुत इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि वाटर की इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये भी कुछ कुछ स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ देखिए, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये परपेंडिकुलर पाइप्स नहीं लगे हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल पाइप्स पे, और यहाँ पे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज किया जाता है नियर द बेस ऑफ द प्लांट, नियर द रूट्स। तो रूट्स के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वाटर रिलीज किया जाता है, तो वाटर का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि वाटर अल्टीमेटली प्लांट के रूट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो डायरेक्टली रूट्स को ही वाटर दिया जा रहा है यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। सो just like sprinkler system, drip irrigation system also reduces or minimizes the wastage of water। तो ये दोनों ही मॉडर्न मेथड्स हैं जो आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। वाटर की वेस्टेज बिल्कुल कम हो जाती है। So these two are very good methods, you can say। if a farmer is well equipped, then that farmer prefers modern methods over the traditional methods। okay, तो ये आपका 4th एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इरिगेशन कंप्लीट हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।